मई 1991 की बात है। देश में लोकसभा चुनावों के लिए रैलियां की जा रही थीं। उस वक्त चंद्रशेखर सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने हुए थे और कांग्रेस सत्ता से बाहर चल रही थी। 2 साल से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस को लीड कर रहे थे राजीव गांधी। राजीव गांधी की अगुवाई में लग रहा था कि कांग्रेस दोबारा से सत्ता में वापसी कर सकती है। तभी 7 मई 1991 के दिन वीपी सिंह चेन्नई में एक सभा करने के लिए पहुंचते हैं। वीपी सिंह ने मात्र 6 महीने पहले ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उनकी जगह चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीपी सिंह उस वक्त शक्तिशाली नेताओं में से एक थे। वीपी सिंह की चुनावी सभा चेन्नई की नंदनम नाम की जगह पर होने जा रही थी, लेकिन कुछ और लोग थे जो वीपी सिंह का इंतजार कर रहे थे। मारने के लिए नहीं, लेकिन उससे भी कम बड़े खेल के लिए भी नहीं। खेल बड़ा था, वीपी सिंह की हत्या से भी बड़ा खेल, उससे भी बड़ी एक साजिश जिसका हिस्सा थे नलिनी, धानु, सुभा, शिवरासन, आरिवू और मुरुगन। शिवरासन इन सब की गैंग को लीड कर रहा था। शिवरासन चाहता था कि सुभा और धानु कुछ माला लेकर जाएं और वीपी सिंह को पहना कर आएं। शिवरासन ने नलिनी को काम दिया कि वो माला पहनाते हुए धानु और सुभा की कुछ तस्वीरें खींच लें। वीपी सिंह सभा में पहुंचते हैं और कुछ देर बाद सुभा और धानु वीपी सिंह के नजदीक पहुंचती हैं और माला पहना देती हैं। मिशन कंप्लीट होता है, लेकिन नलिनी फोटो नहीं खींच सकती। नलिनी की इस विफलता से शिवरासन बहुत नाराज होता है, लेकिन फिर भी ये देखा जा चुका था कि एक पूर्व प्रधानमंत्री तक पहुंचने में और उसे माला पहनाने में कितनी मुश्किलें हो सकती हैं और कितनी सुरक्षा का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस आदमी को मारने की साजिश चल रही थी और जिसके लिए ये अभ्यास किया जा रहा था, वो देश का सबसे ताकतवर नेता था जो 2 साल पहले तक देश का प्रधानमंत्री था। उनका नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी को जान से मारने की साजिश को अंजाम देने के लिए ही एक खेल खेला जा रहा था, जिसका ये पूर्वाभ्यास था, जिसके अंत में राजीव की जान ले ली जाती है। आखिर राजीव गांधी के साथ उस आखिरी दिन में क्या हुआ और ये लोग कौन थे और आखिर क्यों राजीव गांधी की जान लेना चाहते थे, इन सवालों को तलाशेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। वीपी सिंह की रैली वाली घटना के 2 हफ्ते बाद उस साजिश को अंजाम देने वाला दिन आता है जिसने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रहे आईपीएस अधिकारी डीआर कार्तिकेयन ने, जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या मामले की जांच को लीड किया था, उन्होंने अपनी किताब राजीव गांधी असैसिनेशन द इन्वेस्टिगेशन में राजीव गांधी के आखिरी दिन के बारे में विस्तार से बताया है। अपनी किताब में कार्तिकेयन लिखते हैं कि उस वक्त लोकसभा चुनावों के लिए अंतिम दौर का चुनाव प्रचार चल रहा था। राजीव गांधी के चुनावी दौरों के लिए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली फ्लाइंग क्लब के किंग एयरक्राफ्ट को किराए पर लिया हुआ था। अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के बाद 20 मई के दिन राजीव एक बार फिर दिल्ली से निकलते हैं। उन्हें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य का दौरा करना था और 22 मई के दिन वापस दिल्ली लौट आना था। दिल्ली से निकलने के बाद राजीव उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों का दौरा कर चुके थे। 21 मई के दिन वे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पहुंचते हैं। शाम को उन्हें विशाखापत्तनम से चेन्नई के लिए रवाना होना था, जहां कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार मरागथम चंद्रशेखर समेत बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पायलट ने विशाखापत्तनम से उड़ने की तैयारी शुरू की, पायलट ने पाया कि हवाई जहाज में कुछ दिक्कत है। हवाई जहाज में तकनीकी खराबी आ चुकी थी, जिसके कारण राजीव हवाई अड्डे से वापस लौट जाते हैं। राजीव ने तय किया कि अब वे चेन्नई जाने के बजाय रात में विशाखापत्तनम में ही विश्राम करेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हवाई जहाज के इंजीनियर्स ने पहचान लिया कि दिक्कत एक स्विच में थी। इस स्विच को तुरंत बदल दिया जाता है और नया स्विच लगा दिया गया। पायलट ने यह बात राजीव गांधी तक पहुंचाई और राजीव गांधी एक बार फिर वापस हवाई अड्डे पर आ जाते हैं। ये कोई शाम के 6:30 बजे की बात है। एक बड़ी साजिश से अनजान राजीव को नहीं मालूम था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होने जा रही है। करीब 8:20 पर राजीव गांधी चेन्नई पहुंच जाते हैं। चेन्नई के पुराने मीनामकम हवाई अड्डे पर 70 साल की मरागथम चंद्रशेखर राजीव गांधी का इंतजार कर रही थी। मरागथम चंद्रशेखर श्री पेरम्बदूर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार थी, जो चेन्नई से मात्र 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मरागथम चंद्रशेखर इंदिरा गांधी की करीबी रही थी, इसलिए राजीव गांधी ने स्वयं चाहा कि वे श्री पेरम्बदूर में जाकर उनका चुनाव प्रचार करेंगे। हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे लोगों के समूह से थोड़ा आगे
राज्य पुलिस की विशेष शाखा के कुछ अधिकारी राजीव की सुरक्षा के लिए तैनात थे। भले ही राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन फिर भी वे अलग अलग उग्रवादी संगठनों की हिट लिस्ट में थे। राजीव गांधी के निजी सुरक्षा अधिकारी पी.के. गुप्ता भी उनके इंतजार में अधिकारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। हवाई अड्डे पर राजीव का स्वागत किया जाता है, जहां से वे मरागथम चंद्रशेखर के साथ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बजापड़ी राममूर्ति व निजी सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक बुलेट प्रूफ कार से श्री पेरुम्बदूर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। श्री पेरुम्बदूर के जिस मैदान में रैली होनी थी वो भीड़ से खचाखच भर चुका था। शाम के 6 बजे से ही एक भारी भीड़ अपने नेता के इंतजार में इकट्ठा होने लगी थी। दूसरी तरफ मरागथम चंद्रशेखर के सहयोगी ए.जे. डॉस मैदान में राजीव गांधी के आगमन की तैयारी में लगे हुए थे। राजीव गांधी के सम्मान में एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इधर उधर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के आदम कद के कटआउट लगे हुए थे। चारों तरफ चकाचौंध करने वाली रोशनी और तेज आवाज का संगीत, मानो ऐसे लग रहा था जैसे रात के अंधेरे में कोई बड़ा सा मेला लग रहा हो। लोग राजीव गांधी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ और लोग थे जो राजीव गांधी का इंतजार किसी दूसरे काम के लिए कर रहे थे। सभा स्थल से कोई 100 मीटर की दूरी पर इंदिरा गांधी की एक बड़ी सी प्रतिमा तैयार की गई थी, जिसका माल्यार्पण राजीव गांधी को करना था। फिर लाल कारपेट पर चलते हुए मंच की सीढ़ियों से चढ़ते हुए उन्हें मंच पर पहुंचना था। लाल कारपेट के दोनों ओर लकड़ी की बाड़बंदी की गई थी और बीच में चलने थे राजीव, जिनका अभिवादन बाड़बंदी के दोनों ओर खड़ी जनता कर सकती थी। योजना के अनुसार यहां से वे मंच तक पहुंचते, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अभिवादन किया जाता। इसके बाद मंच पर कुछ अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत और माल्यार्पण किया जाना था, और इसके बाद होनी थी सभा, जिसे राजीव गांधी संबोधित करते। अपनी किताब में डी.आर. कार्तिकेयन लिखते हैं कि मरागथम चंद्रशेखर के सहयोगी ए.जे. डॉस को तय करना था कि वे कौन लोग होंगे जो लाल कारपेट क्षेत्र में राजीव गांधी का स्वागत करेंगे। इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाना था कि वे जो भी लोग हों और कितने भी विश्वसनीय हों, उन पर नजर रखी जाए। इस काम के लिए एक स्थानीय सब इंस्पेक्टर को तैनात किया गया था। इस सब इंस्पेक्टर को ही इन लोगों की तलाशी करनी थी और ये तय करना था कि वे राजीव के स्वागत के लिए रेड कारपेट क्षेत्र में खड़े हो सकते हैं कि नहीं। इस पूरी सभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईपीएस आर.के. राघवन के हाथ में थी। बीते दिनों 17 मई को जैसे ही इस बात की घोषणा हुई कि राजीव गांधी श्री पेरुम्बदूर में एक रैली को संबोधित करेंगे, तब से ही राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसियों ने वहां सुरक्षा के इंतजाम करना शुरू कर दिया था। राजीव श्री पेरुम्बदूर के रास्ते पर थे और इधर सभा स्थल पर राजीव के आसपास खड़े होने वाले लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही थी। इन लोगों की तलाशी के लिए सब इंस्पेक्टर की तैनाती की गई थी, जिसकी मदद के लिए 2 अन्य लोगों को भी मेटल डिटेक्टर के साथ तैनात किया गया था। इस पूरी सभा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 300 लोगों से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, जिनमें सब इंस्पेक्टर अनसुईया भी शामिल थी। अनसुईया कुछ अन्य महिला कांस्टेबलों के साथ रेड कारपेट में तैनात थी। इस बीच मरागथम चंद्रशेखर के सहयोगी ए.जे. डॉस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना अपना नाम लिस्ट में शामिल कराने के लिए दबाव डालने लगते हैं। मरागथम की बेटी लता प्रिया कुमार के साथ काम करने वाली लता कानन भी इस रैली में अपनी बेटी कोकिला के साथ आई हुई थी। लता कानन कुछ महीने पहले ही कांग्रेस में शामिल हुई थी। मई के शुरुआती हफ्ते में ही लता कानन ने अपने पिता के द्वारा लिखी हुई एक कविता, जिसका हिंदी अनुवाद उनकी बेटी कोकिला ने किया था, वो राजीव गांधी के पास भेजी थी। चूंकि अब राजीव गांधी खुद उनके क्षेत्र में आए हुए थे, इसलिए उनकी इच्छा थी कि खुद राजीव के सामने ही उनकी बेटी इस कविता का पाठ करें। लता प्रिया कुमार के आग्रह पर रात के करीब 9 बजे कोकिला का नाम राजीव के सामने कविता पाठ करने के लिए लिस्ट में डाल दिया जाता है। डॉस ने इस लिस्ट को पुलिस को सौंप दिया। इस लिस्ट में 23 लोग थे, जिनमें कोकिला को छोड़कर सभी पुरुष थे। इनमें 3 लोग राजीव गांधी का माल्यार्पण करने वाले थे और बाकी लोग लाल कारपेट क्षेत्र से मंच पर जाते वक्त उनका अभिवादन करने के लिए थे। राजीव का अभिवादन करने के लिए कोकिला की मां लता कानन का नाम भी अंत में लिस्ट में जोड़ दिया जाता है, जिससे वे बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन लता कानन के पीछे एक चश्मा लगाई औरत भी थी, जो हरी व नारंगी सलवार कमीज पहने हुए थी। उसके हाथ में एक चंदन की लकड़ी की माला होती है। इस महिला पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये भी नहीं मालूम था कि आखिर ये कौन थी। ये महिला और इसके साथ की अन्य 2 महिलाएं भी, जिन्होंने फैशनेबल साड़ियां पहनी हुई थी, और एक चश्मा लगाए पुरुष जिसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, और एक पत्रकार हरी बाबू भी था। उनका नाम उस लिस्ट में लिखवाने के लिए ये लोग अपनी कोशिश करने लग जाते हैं। जब कोकिला और लता कानन कुछ अन्य लोगों के साथ
राजीव गांधी का इंतजार कर रही थी, तभी हरी व नारंगी सलवार कमीज पहनने वाली महिला जिसने चश्मा लगाया हुआ था वो भी उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसके साथ जो बाकी दो महिलाएं थीं वो सभा स्थल पर मौजूद अन्य महिलाओं के बीच जाकर बैठ जाती हैं। तभी पत्रकार हरि बाबू ने अपना कैमरा निकाला और उनका एक फोटो खींच लिया। इस कैमरे को हरि बाबू इस विशेष सभा को कवर करने के लिए ही उधार लाया था। हरि बाबू के पास ही सफेद कुर्ता पजामा वाला आदमी भी खड़ा हो गया, जिसके हाथ में नोटपैड और एक कलम थी, जिससे वो वहां मौजूद अन्य पत्रकारों के जैसा ही मालूम पड़ रहा था। इसी वक्त पत्रकार हरि बाबू ने सलवार कमीज पहनी हुई महिला की भी एक तस्वीर निकाल ली। यहीं पास में ही सब इंस्पेक्टर अनसुईया अन्य महिला कांस्टेबलों के साथ रेड कारपेट क्षेत्र में खड़ी थी। अनसुईया भीड़ संभाल रही थी कि कोई रेड कारपेट एरिया में घुस ना सके। राजीव के आने का वक्त हो रहा था। बहुत से कार्यकर्ता अभी भी डॉस से लिस्ट में अपना नाम लिखवाने के लिए दबाव बना रहे थे। जिन जिनके नाम पास हो चुके थे पुलिस उनकी तलाशी करती जा रही थी और वे सब एक तरफ इकट्ठा होते चले गए। लेकिन रेड कारपेट एरिया में उस वक्त नाम पास होने से अधिक लोग इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस डॉस से कहने लगती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करें और डॉस पुलिस को कहते हैं कि पुलिस ही उन अतिरिक्त लोगों को रेड कारपेट एरिया से बाहर भेज दे जिनके नाम लिस्ट में दर्ज नहीं थे। इतने में ही राजीव गांधी के आगमन की सूचना मिलने लगती है। राजीव के आगमन की खबर आने पर संगीत कार्यक्रम बंद कर दिया जाता है जो जनता का मन लगाने के लिए आयोजित किया जा रहा था। डॉस ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि जो जो लोग राजीव का अभिवादन करेंगे वे तैयार रहें। कोकिला उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब उसे राजीव के सामने कविता सुनानी थी, लेकिन वो घड़ी अब आ चुकी थी। राजीव रैली स्थल पर पहुंच चुके थे। उन्हें मंच से कुछ दूरी पर मौजूद अपनी मां इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए ले जाया गया, जहां से तुरंत ही राजीव को मुख्य मंच की ओर लाया जाने लगा। उस वक्त तक रात के 10:10 हो चुकी थी। मरागथम राजीव गांधी के साथ थी और रेड कारपेट एरिया में अपने कार्यकर्ताओं का परिचय कराने लगी। तभी एक कार्यकर्ता राजीव गांधी को एक चादर भेंट करने लगता है। मरागथम ने उसे रोकना चाहा, लेकिन इस प्रयास में मरागथम खुद वहीं अपना नियंत्रण खो बैठती हैं। इतनी अधिक भीड़ थी कि अब संभालना मुश्किल था। सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मियों ने भीड़ से राजीव गांधी को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत की। राजीव अपने समर्थकों के उत्साह से काफी उत्साहित थे। भीड़ इतनी थी कि फोटोग्राफरों को फोटो लेने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए अधिकतर ने अपने कैमरा ऑफ कर दिए। अब पुरुष समर्थकों से मिलने के बाद राजीव महिलाओं की पंक्ति की तरफ बढ़ने लगे। कोकिला वहीं अपनी मां लता कानन के पास खड़ी थी। जब राजीव कोकिला के सामने आए तो उसने उनके सामने कविता सुनाई। इसी बीच सलवार कमीज पहनी वह महिला जो कोकिला के ठीक पीछे खड़ी थी उसने राजीव की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही सब इंस्पेक्टर अनसुईया ने इस महिला को देखा तो उसे हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाहा, लेकिन राजीव ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब चश्मे वाली ये महिला राजीव के सामने खड़ी हो गई। राजीव सहज थे। राजीव को सामने खड़ा देख इस महिला ने चंदन की माला राजीव के गले में डाल दी और फिर जैसे ही ये महिला राजीव के पैर छूने के लिए झुकती है तभी अचानक एक बड़ा सा बम धमाका होता है। चारों तरफ आग और धुएं की लपटें, हर तरफ हाहाकार की स्थिति बन गई। जैसे जैसे धुआं छटता है नीचे लाशें दिखाई पड़ने लगती हैं। आसपास कोई जीवित नहीं बचता। कोकिला की मां लता कानन, पत्रकार हरि बाबू, सलवार कमीज वाली औरत, राजीव गांधी के निजी सुरक्षा अधिकारी सब अब लाश के रूप में नीचे बिखरे हुए पड़े थे। करीब 15 लोग घटना स्थल पर ही अपना दम तोड़ चुके थे। मरने वालों में 9 पुलिसकर्मी थे और 44 अन्य लोग घायल थे, जिनमें 20 लोग जीवन मृत्यु की कगार पर आ खड़े थे। वहीं एक तरफ पत्रकार हरि बाबू की छाती पर उनका कैमरा मौन पड़ा था, जिसने राजीव के आखिरी पलों को अपनी छाती में दर्ज कर लिया था। धुएं के छटते ही चारों तरफ भगदड़ मच गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामामूर्ति और कांग्रेस नेता जीके मूपनार धमाके वाली जगह की तरफ भागते हैं। उस वक्त रामामूर्ति मंच पर राजीव के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे और मूपनार इंदिरा गांधी की प्रतिमा वाली जगह से सभा स्थल की तरफ बढ़ रहे थे। जब मूपनार घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो उन्होंने लुट्टो कंपनी के जूतों से राजीव को पहचान लिया। तब तक राजीव जमीन की तरफ मुंह करके चिर निंद्रा में लीन हो चुके थे, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। मूपनार ने राजीव का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन हाथ में मांस का लोथड़ा आ जाता है। मूपनार ने राजीव के शरीर को सीधा करके उनके ऊपर एक चादर डाल दी। राजीव शहीद हो चुके थे। राजीव के मृत शरीर को चेन्नई के अस्पताल ले जाया गया।
मद्रास के खुफिया विभाग ने राजीव गांधी की मौत की खबर दिल्ली पहुंचा दी थी, जिसे सुनने के बाद राजीव की पत्नी सोनिया गांधी को अस्थमा का दौरा पड़ गया। प्रियंका अपनी मां को संभालती रहीं। उस वक्त राहुल गांधी अमेरिका में थे, जहां वे पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। अपने पिता की मौत की खबर जैसे ही उन्हें मिलती है, वे वापस भारत के लिए लौटते हैं। इधर प्रियंका गांधी ही थी जो अपनी मां को संभाल रही थी। तुरंत ही सोनिया और प्रियंका को चेन्नई लाया जाता है। अगले दिन 22 मई की सुबह प्रियंका और सोनिया राजीव का शव लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। राजीव अपने पहले से ही तय कार्यक्रम के अनुसार 22 मई को ही दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन जीवित नहीं बल्कि मृत अवस्था में, वो भी अपनी पत्नी सोनिया और बेटी प्रियंका के साथ। यह आखिरी सफर था जो राजीव और सोनिया ने साथ में किया। अपने जिस नेता के स्वागत के लिए तमिलनाडु की जनता कुछ घंटे पहले गीत गा रही थी, वह नेता वहां से मृत शरीर में वापस लौट रहा था। उस वक्त तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, क्योंकि कानून व्यवस्था की गिरती साख के कारण कुछ ही महीने पहले केंद्र ने डीएमके की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसलिए सुरक्षा की जिम्मेदारी एक तरह से केंद्र की ही थी। तब तमिलनाडु में राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह राजकाज देख रहे थे। राजीव की हत्या के बाद सबसे पहले सीबीआई को इस हत्या की जांच का जिम्मा दिया गया। कुछ महीने की जांच में ही सीबीआई ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सीबीआई ने अपनी जांच में उग्रवादी तमिल संगठन लिट्टे को इस हत्या के लिए दोषी पाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लिट्टे ने इतने बड़े अपराध को अंजाम क्यों दिया? आखिर लिट्टे है कौन? क्या है इसका इतिहास और क्यों ये राजीव गांधी की जान के पीछे पड़ा हुआ था? राजीव की हत्या की रात राजीव को भले ही चेन्नई अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन सुरक्षा अधिकारी आईपीएस राघवन उनके साथ नहीं गए। आईपीएस राघवन वहीं घटनास्थल पर ही मौजूद रहे। राजीव के स्वागत के लिए जो नीचे रेड कारपेट बिछाई गई थी, उसमें आग लग गई थी। राघवन उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे। राघवन जानते थे कि जो भी बचा हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तभी राघवन को हरिबाबू की छाती पर रखा एक कैमरा नजर आता है। उन्होंने एक पुलिसकर्मी को हरिबाबू के शरीर से कैमरा उठाने का आदेश दिया। इस कैमरे में ही छुपे हुए थे कई राज, वो राज जो श्रीलंका के तमिल उग्रवादी संगठन लिट्टे तक पहुंचते हैं। लिट्टे और इस कैमरे के राज को जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए यहीं बने रहिए। नमस्कार।